जुड़े हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मुस्कान है आपकी और बहुत ही प्यार से समझाते हैं कि किस तरीके से आप बाज़ार में सौदे पकड़ रहे हैं, कहाँ-कहाँ ध्यान और रुझान है तेज़ी में। दिनशॉ साहब, स्वागत है आपका। शो पे आमंत्रित करने के लिए और हमेशा प्लेजर रहता है आपके शो पे आने के लिए और आपके और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। जी, नमस्कार और शुभ प्रभात आपको। ईरानी साहब, सन 2021 को हम नमस्कार करते हुए दिख रहे हैं। आज एफएनओ एक्सपायरी का आखिरी दिन है और कल 21 का आखिरी दिन आपको आता हुआ दिखेगा। कैसा रहा ये दौर आपके लिए सन 2021 का, और सन 2022 में क्या दिखता है आपको? एक्चुअली हमारे पोर्टफोलियो के लिए तो बहुत ही अच्छा रहा। बाजार भी ऊपर था, पर जैसा आपने बोला पहले आपकी कमेंट्री में कि वो जो फेज है पहला, जो सेकंड क्वार्टर कैलेंडर का था, अप्रैल मई जून, वो फेज वापस ना आए किसी की जिंदगी में, या तो हमारी बाजार की जिंदगी में या लाइफ में, वही अच्छा रहेगा। क्योंकि वो बड़ा ही दुखदाई समय था सबके लिए उस समय। तो वो एक फेज आउट कर दीजिए। ओमिक्रॉन, होपफुली जो भी स्टडी मिली है अभी तक वो यही दिखाते हैं कि डेल्टा से काफी कम उसका प्रकोप है ह्यूमन शरीर पे। तो इसलिए होप करते हैं कि वो ना आए। पर दूसरा एक विचित्रता ये थी आपके 21 साल 2021 में, वो ये थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप मैसिवली आउट परफॉर्म किए लार्ज कैप को। और वो मैं इंडेक्स से ही बता सकता हूँ, और तो मेरे पास कोई है नहीं। तो आप अगर जो निफ्टी देखें तो शायद 21-22% चला है निफ्टी 50। और आप जो लार्ज कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स देखें तो वो आई थिंक स्मॉल कैप 55% चला है, 50-55%, और जो मिड कैप है वो 41% चला है। तो वो हमें ऐसा लगता है कि अभी यहाँ से, अभी जैसे आईपीओ का आपने देख लिया कि इतना फ्लो आ गया आईपीओ का। इनफैक्ट $15 बिलियन के आईपीओ अभी तक आ चुके हैं और शायद और भी आने वाले हैं अगले साल में, इनफैक्ट पहले 2 क्वार्टर में इटसेल्फ। तो ये जो फ्लो का पैसा है ये सब मिलने के लिए मुझे लगता है मिड कैप स्मॉल कैप से ही निकलेगा। और यहाँ पे शायद एक जरा आपको पहले हाफ में 22 के आपको शायद एक अंडर परफॉर्मेंस दिख सके मिड कैप स्मॉल कैप में, और लार्ज कैप शायद आगे निकल जाए इनसे। क्योंकि वैल्यूएशन में भी आज की तारीख में लार्ज कैप काफी चीप हो गए एज कम्पेयर टू मिड कैप स्मॉल कैप, जो सस्टेन नहीं होता नॉर्मली इन मार्केट, इन स्टेडी मार्केट। तो मे बी दैट रिवर्सल, वो शायद रिवर्सल भी आ जाए अगले एक आध क्वार्टर में। तो वो शायद हो सकता। हाँ हाँ सर, एक और चीज़, मैं पहली अपनी जो बातचीत है वो शुरू करना चाहूँगा बैंक से, क्योंकि हिस्टोरिकली जब भी मैंने आपसे बात करी है तो बैंक्स पे आपने अपने खुल के विचार रखे हैं। अगर आप निफ्टी के रिट्रेसमेंट को देखें, उससे कहीं ज़्यादा बैंक निफ्टी का रिट्रेसमेंट था। और फॉर्चुनेटली फॉर अस, अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो 2022 में एंटर करने से पहले आपको एचडीएफसी बैंक, जब अभी भी निफ्टी 17,400 पे खड़ा है, ये आपको 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से 100 रुपये नीचे मिल रहा है। सेम इज द केस विद कोटक, एक्सिस, इंडसइंड बैंक। ये फॉल आपको कितना, अगर आप देखें इसको, आपको प्रेरित करता है कि जनाब ये लेवल्स एंट्री के लिए बहुत अच्छे हैं? आप प्राइवेट बैंक्स में, लार्ज कैप्स में काफी बुलिश रहे हैं हमेशा। हाँ, जो मैंने निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस की बात की एज कम्पेयर टू लार्ज कैप और मिड कैप, वो मेन रीजन उसका बैंक ही है। 30% आपका निफ्टी का वेट तो ऑलमोस्ट बैंक्स में ही होता है, पीएसयू प्राइवेट सेक्टर दोनों मिला के। तो वो उसकी वजह से पूरा निफ्टी भी खिंच गया था। तो अभी आप निफ्टी, प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि लोग सोचे थे कि एनपीएल्स बढ़ जाएंगे, और अनफॉर्चुनेटली आरबीआई की स्ट्रेस रिपोर्ट भी काफी लेट आई। वो इनफैक्ट आज कल रात को निकली है, तो आज सब एनालिसिस हो रहा है। लेकिन जो भी छोटा हमने देखा है उसमें से इतना कोई स्ट्रेस का प्रॉब्लम नहीं है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थोड़ा है, थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन ओवरऑल आप देखें पूरी बुक का तो इतना ज्यादा नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी दूसरा क्या हुआ, जैसे आरबीएल बैंक में एक्शन लेना पड़ा, आरबीआई को अपना बोर्ड में मेंबर बिठा दिए और उनका सीईओ वेंट ऑन लीव। तो उसमें अभी क्या होता है, ये सारे अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं जो मेनली रिटेल के लिए होते हैं सॉरी। तो ये अनसिक्योर्ड लोन जो है वो दो धारी तलवार होता है एक्चुअली। क्योंकि एक साइड में तो आपको रिटर्न अच्छे मिलते हैं बैंक को, क्योंकि उनकी यील्ड ज्यादा होते हैं, पर दूसरी साइड में एनपीएल्स भी ज्यादा होते हैं।
तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए, और वो बैलेंस करने के लिए आपके सिस्टम्स हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। और ये जो स्ट्रांग सिस्टम होते हैं वो सिर्फ लार्ज कैप बैंक जो इतने सालों से काम किए हुए हैं उनके पास तो बिल्कुल ही स्टेडी सिस्टम्स होते हैं ये करने को। और एक्चुअली हम भी थोड़े ब्लेम करने लायक है, क्योंकि हम भी ये सब में किए थे, मतलब आरबीएल बैंक या ईयू फाइनेंस, ये सब हमने भी लिए थे। लेकिन जब हमने देखा कि एग्रेशन बहुत आ गया है मैनेजमेंट में टू लोन बुक अपनी बड़ी करने को, एक्सपैंड करने को, तभी हमने डिसाइड किया कि अभी ये इनमें से आउट हो जाओ, क्योंकि ये बहुत हो गया है। और शायद हम जल्दी निकल गए थोड़े, पर उसके बाद तो आपने देख ही लिया क्या हुआ है ये सब स्टॉक्सों में। सो वैसा, लेकिन आई थिंक आगे चलते हुए लार्ज कैप बैंक, जैसे आपने बोला कि प्राइवेट सेक्टर रिटेल फोकस बैंक जो है, हमें ऐसा लगता है कि यही आपको खींचेंगे अगले 2-3 क्वार्टर के लिए, यही पे आपको मूव मिलेगा। क्योंकि अगर जो आप इकोनॉमिक ग्रोथ देखें, इनफैक्ट नॉट ओनली 2-3 क्वार्टर, हमें तो अगले 4-5 साल के लिए मूव दिखते हैं। क्योंकि अगर जो इकोनॉमिक ग्रोथ देखें तो वो कंजम्पशन से ही आएगी, और वो कंजम्पशन ड्रिवन बैंक ही होंगे जो आपको ये रिटर्न दे सकते हैं। ईरानी साहब, सन 2022 की चर्चा करते हैं। कुछ ही समय में हम लोग तिमाही नतीजों पर जुड़ते हुए दिखेंगे, और एक सेक्टर जिसने बहुत जबरदस्त रिटर्न सन 2021 के दिसंबर में दिया है वो है आईटी। कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, चाहे फ्रंटलाइन चाहे मिड कैप, जबरदस्त मोमेंटम। आईटी क्षेत्र में आप कहां निशाना लगाए बैठे हैं? कौन से 1 या 2 काउंटर्स आपको पसंद आते हैं जो आप खरीदने की चेष्टा करेंगे कुछ गिरावट में, या ऐड कर रहे हैं फिलहाल? पूरा सेक्टर एज अ होल आप ले सकते हैं। बस यही आपको देखना है कि क्योंकि अभी जो है, तो आपने दिसंबर की बात की, दिसंबर में जो रिटर्न आपको दिखे हैं मेनली इसलिए दिखे कि एक्सेंचर के रिजल्ट आए थे। एक्सेंचर एक ग्लोबल टॉप 5 टॉप 10 आईटी कंपनी है, काफी इंडिया में प्रेजेंस है उसका, इंडिया में काफी वर्कफोर्स है उसका। उनका नवंबर एंडिंग होता है पहला क्वार्टर, तो वो नवंबर एंडिंग के रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर किए थे। वो डिक्लेयर करते ही रिजल्ट उन्होंने अपना जो गाइडेंस है, जो 14 से 15% था, वो 19 से 22% कर दिया उन्होंने अपना ग्लोबल गाइडेंस फॉर पूरे ये साल का। तो आप समझ जाइए कि कितना, और उनके उस क्वार्टर में तो 26% ग्रोथ आई, उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ 19 से 22% किया। तो इतना ज्यादा ग्रोथ देखने के बावजूद चलते ये सब आईटी स्टॉक्स में ग्रोथ आ गया। और हमारा कहना यही है कि हाउस का कहना है इनफैक्ट कि ये जो आपने री रेटिंग देखी है आईटी सेक्टर में, स्टेडली आपने देखा है कि उनके पीस बढ़ते गए हैं। वो इसीलिए बढ़ते गए, कंसिस्टेंसी आ गई। इनफैक्ट आज की तारीख में जो आप पी देख रहे हैं, वो ये सोच के देख रहे हैं हम लोग कि उनके मिड टीन्स या लेट टीन्स में ऐसे रिटर्न आ जाएंगे, उनके 18-19% वाले रिटर्न दिखेंगे। लेकिन जो ये इसने एक्सेंचर ने दिखाया उसके बाद तो सबकी आंखें खुल गई कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो सकता है। मतलब आप मिड 20s की बात कर रहे हैं अभी यहाँ से, तो हमें ये लगता है कि यहाँ से भी थोड़ा एक री रेटिंग आ सकता है ये काउंटर्स में, अगर जो कंसिस्टेंसी आ गई। दूसरी बात रही कि कौन से काउंटर्स में, हमें ऐसे लगता है कि बिकॉज इतना डिमांड है ये सेक्टर में, मतलब ये इंडस्ट्री में, तो उसके चलते सप्लाई का इशू होगा। सप्लाई मतलब इंजीनियर्स जो होते हैं, जो प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, उनका थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज उनको भी इंसेंटिव वगैरह ज्यादा देने पड़ेंगे। अभी नॉर्मली जो स्मॉलर आईटी कंपनीज होती हैं वो ज्यादा सफर करती हैं, बिकॉज वो कोचिंग पूल होती हैं लार्जर कंपनीज के लिए। तो आइडियली आपको अभी की तारीख में लार्ज आईटी कंपनीज में होना पड़ेगा, जहां पे आप जानते हैं कि इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं हायर हाइक इन सैलरी वगैरह, वो सब आराम। और सैलरी बाय द वे 50% होती है उनके एक्सपेंस की शेयर 50 से ही ज्यादा होती है इनफैक्ट। तो वो दैट इज अ मेजर शेयर फॉर मेजर कॉस्ट फॉर देम। तो वो अगर जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया है। इसलिए हमें लगता है कि मार्जिन एक्सपेंशन सिर्फ लार्ज कैप में रहेगा, और स्मॉल कैप मिड कैप में शायद आपको कंप्रेशन मार्जिन दिखे। तो इट्स बेटर टू रिमेन इन लार्ज कैप आईटी रादर देन इन मिड एंड स्मॉल कैप। यानी साहब, एक और बात, अब हम बात करते हैं उस स्पेस की जो कि बार बार आपके पेशेंस टेस्ट करेगा, आपकी ट्रेनिंग या फिर इन्वेस्टमेंट स्किल्स को टेस्ट करेगा। मैं बात कर रहा हूँ टूर्स, ट्रेवल्स और होटल स्टॉक्स। अब आप देखिए कि 2020 से पहले जब कोविड-1 ने हमको हिट किया, उसके बाद जब होटल्स चले तो सबसे ज़्यादा एग्रेशन में चले। इंडियन होटल्स का मूव इस बार का, मतलब मार्च 2020 से लेकर 2021 का, सबसे एग्रेसिव था। अब फिर अगर आप देखें कोविड की वेव, और अभी हालांकि कहने के लिए बात है ये, लेकिन आप आज की तारीख में भी सर एक कमरा इंडिया में बुक करके दिखाइए,
न्यू ईयर ईव के लिए नहीं मिलेगा आपको। आपका इस स्पेस पे टेक क्या है, होटल्स पे, एविएशन पे, और साथ ही साथ अगर आप देखें जो आपका ट्रेवल्स एंड टूर स्पेस है उस पर, इसमें आप क्या बायर रहेंगे इस लेवल पे? इजी है बताना। देखिए, आप कोविड के चलते बिजनेस क्लास ट्रैवल मेजर हिट होगा। इनफैक्ट ग्लोबल जो आप स्टडी देखें वो 40 से 50% हिट की बात करते हैं बिजनेस क्लास ट्रैवल। तो वो अगर बिजनेस क्लास मतलब जो बिजनेस के लिए ट्रैवल करते हैं, बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल, सॉरी नॉट बिजनेस क्लास, बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल, इनवेरिएबली बिजनेस क्लास ही ट्रैवल करते हैं। तो अगर जो वहां हिट आया तो ये एक सेक्टर, एक तो ये है कि आपकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है इस सेक्टर में। इनफैक्ट आप देख रहे हैं कि अभी 3 और नए एयरलाइंस आने वाले, नए मतलब एक तो एयर इंडिया बड़ा स्ट्रांग होके आएगा टाटा की बैकिंग के साथ, दूसरा जेट एयरवेज प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ, और तीसरा अकासा, एक और जो नया वाला है हमारे राकेश जी के जो प्रमोटेड है एविएशन स्टॉक, वो शायद आने वाला है। तो ये 3 कैपेसिटियां और ऐड होने वाली हैं। तो एविएशन में तो मुझे लगता है काफी उथल पुथल रहेगी। बेटर है कि आप दूरी रहे वहां से, स्टेबिलिटी आए उसके बाद ही देखिए। भाव भी अच्छे थे निकलने के लिए, तो एनीवे वो एक तो आप वो साइड में रखिए। दूसरा है होटल की बात की आपने, हमें भी यही लग रहा था कि ओपनिंग ट्रेड है, बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ओमिक्रॉन के चलते वो ट्रेड थोड़ा फिर से एक्सटेंड हो गया है। इंडियन होटल्स पर से, जैसे आपने बोला कि कमरा बुक करने में तो पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि आज की तारीख में डोमेस्टिक टूरिज्म जो है वो ही पिकअप हुई है, क्योंकि कोई चॉइस नहीं है किसी के पास बाहर जाने को। बाहर जाओ तो 50 चीजें पहले आपको टेस्ट करवाओ, ये कराओ, वो कराओ, वो सब करना पड़ता है। तो उसके चलते आई थिंक इंटरनेशनल जो इंडियन टूरिस्ट है बाहर जाने के लिए वो तो बंद ही हो गए, लिटरली मतलब ट्रिकल है बिल्कुल। तो वो उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो वो अभी डोमेस्टिक टूरिज्म ही कर रहे हैं। तो इसके चलते ये सब हो रहा है, डिमांड हो रहा है। पर एक बार बॉर्डर्स खुल जाते हैं तो शायद वहां पे इंटरनेशनल टूरिज्म आ जाएगा और वहां से आपको डॉलर अर्निंग दिखेंगे ये सब स्टॉक में। तो उनके लिए तो अच्छा ही है, पर थोड़ा ये है कि पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि डोमेस्टिक टूरिज्म में इतना ज्यादा मार्जिन नहीं होते जितने आपके इंटरनेशनल टूरिज्म में होते हैं। एक फेज आता है जहाँ पे आपको कमाई अच्छी हो जाती है, और ये फेज है होटल्स के लिए कमाई अच्छी करने का। तो वो है वहां पे। और बस बाकी तो आप टूरिज्म ट्रैवल में और कोई स्टॉक तो ज्यादा मायने रखता नहीं है, सब ऑनलाइन बुकिंग वाले हैं, तो छोड़ दीजिए। ईरानी साहब, आप देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जैसा हंसमुख चेहरा आपका है वैसे ही खिलखिलाता हुआ व्यू आपको निफ्टी पर मिल रहा है। अब दिन का उच्चतम लेवल लगता हुआ 17,250 के हम लोग करीब हैं, और आईटी के साथ साथ अब आपको एफएमसीजी और सीमेंट काउंटर्स बढ़िया मूव देते हुए दिख रहे हैं, मदद निफ्टी को करते हुए। ईरानी साहब, कुछ ऐसे सेक्टर्स बाजार में वापस आए हैं जिनके दर्शन 15 साल बाद होते हुए दिख रहे हैं। पावर स्पेस में एमएनसीज, जीमेंस, एबीबी, हिटाची एनर्जी, और कैपिटल गुड्स स्पेस में थर्मैक्स, एलएनटी, अन्य कई काउंटर्स जो आपको फैक्ट्रीज बनाते हुए दिखते हैं, कंस्ट्रक्शन स्पेस में इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पर प्ले करते हुए दिखते हैं। एक बाजार में नया आयाम खुलता हुआ इन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स का, यहां पर आपकी कहां नजर है? यहाँ पे एक्चुअली ये हुआ है कि न्यू केपिक्स बोलते हैं इसको, जो आपकी ग्रीन एनर्जी के लिए हो गया या आपके कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए हो गया, वो सब न्यू केपिक्स में ये सब तो एमएनसीज आपने देखा है कि माहिर है, ग्लोबली करे जा रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया में भी एक्सपेक्टेड है कि वेरी शॉर्टली लाइक टाटा पावर अभी ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। सो वो सब देखते हुए यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट तो रहेगा, पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इनकी ऑर्डर बुक कैसे मूव होती है, कितना नए ऑर्डर्स लॉग इन हो रहे हैं, और कितने नए ऑर्डर्स जो लॉग इन हो रहे हैं वो न्यू एनर्जी के लिए, मतलब न्यू इंडस्ट्री, न्यू केपिक्स के लिए है। तो वो सब आप देखिए, तो और उसके हिसाब से आप काम कीजिए। तो जो एमएनसी है, जैसे आपने नाम लिए ये 2-3 एमएनसी के, वो तो काफी अच्छा ही करेंगे आगे चलते हुए। और हमें भी यही लगता है कि इंडिया का दोनों हाथ में हाथ चला के चलना पड़ेगा। एक तो केपेक्स आना पड़ेगा और दूसरा कंजम्पशन ग्रोथ होनी पड़ेगी साथ साथ में, तभी जाके हमारा जीडीपी जो है ग्रोथ जो दुनिया से बेटर होने की एक्सपेक्टेड है वो रहेगा। तो उसके चलते यहाँ पे थोड़ा कंफर्ट लेवल है। और इनफैक्ट एक डोमेस्टिक ऑल्सो एक कंपनी है इंफ्रा में, जो नाम नहीं लूंगा, नॉट अलाउड टू गिव नेम्स, पर वो भी कंपनी काफी माहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स में। हर एक चीज में उसका हाथ है, रियल एस्टेट में भी वो काम करते हैं। तो वो आई थिंक दैट इज ऑल्सो इंडियन ऑप्शन जो हमारे
इन्वेस्टर्स देख सकते हैं ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। जी। अच्छा सर, आपसे पहले जब भी बात हुई है आपने बजट को एक नॉन इवेंट ही माना है कि भाई आएगा, दस्तूर है और चला जाएगा। लेकिन फिर भी सर इस वक्त कैपिटल गुड्स पे बाजार ने पिछले कुछ समय में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है और अमूमन हम इंफ्रास्ट्रक्चर को, कैपिटल गुड्स को बजट से 1 महीना पहले, 2 महीने पहले काफ़ी तवज्जो देते हैं। आपका इस बार कैपिटल गुड्स पे टेक क्या है? लुक एट सिमेंस, आई मीन हमने खुद अपने, अगर आप देखें करियर में, सिमेंस को इतनी कमांडिंग पोजीशन में कभी नहीं देखा, इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट कभी नहीं देखा। एल&टी, सिमेंस, कमिंस, इस स्पेस पे, जेएमआर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों पे आपका टेक क्या है इस वक्त और क्या अट्रैक्ट कर रहा है आपको इस स्पेस में? आपने बजट की बात पहले बोली तो मैं शायद बजट पे ही पहले बोल दूं थोड़ा। तो हमारा अभी इस बार ये है कि मार्केट के ट्रिगर्स बड़े लिमिटेड हैं, क्योंकि एक तो वैल्यूएशन वैसे ही बड़े हाई है, एक्चुअली दुनिया में ही वैल्यूएशन हाई है, हमारे अकेले के नहीं है वैल्यूएशन हाई। तो एक वो है, दूसरा आप देख रहे हैं एफआईआई फ्लो थोड़े कम हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है इस बार जो बजट है, और टेपर चालू हो गया है तो वो तो आपको भी पता है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, तो लिमिटेड ट्रिगर्स है फॉर ग्रोथ। और यहाँ पे दिस इज वेयर द बजट विल कम इन, क्योंकि आपको ये बजट विल बी गवर्नमेंट का जो बजट है, सेंट्रल बजट जो आने वाला है 1 फरवरी को, वो इट कैन बी यूज्ड एज अ मार्केटिंग टूल फॉर इंडिया। तो एक तो ये है कि जो इन्होंने जो पहले ग्लाइड पाथ डिसाइड किया था ऑन डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, वो मेंटेन रखें, वो बड़ा ही जरूरी है। और उनके पास अभी की आज की तारीख में असला भी है, क्योंकि सारे जो टैक्स कलेक्शन आपने देखे हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम जो है उनकी काफी स्ट्रॉन्ग बजट से ज्यादा है। तो अगर जो केपेक्स ये लोग बढ़ा देते हैं यहाँ पे, तो इनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एंड आई थिंक वही करना चाहिए, केपेक्स की बात करनी चाहिए। और अगर जो केपेक्स की बात की, और गवर्नमेंट का केपेक्स ऑलवेज बहुत ही ज्यादा उसमें वेलोसिटी होती है मनी की, अगर जो गवर्नमेंट केपेक्स करता है तो, एज कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि वो बिल्कुल ही ट्रिकल डाउन हो जाता है, इफेक्ट आ जाता है उसमें। तो वो अगर जो जारी रखे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा हमारे बाजार के लिए, और जैसे आपने बोला ये सब स्टॉकों के नाम लिए, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सो आई थिंक ये एक माइंड में रखना चाहिए, हमें दिमाग में रखना चाहिए कि ये बहुत ही जरूरी है। फिस्कल उनको अपना फिस्कल डेफिसिट टारगेट देखना चाहिए, लेकिन इतना भी एग्रेसिवली नहीं देखना चाहिए आप कट करो उसमें। दूसरा जो आपने बोला रिफॉर्म्स की बातें वगैरह, वो थोड़ी बहुत होनी चाहिए, और वहां पे भी थोड़ा इम्पैक्टफुल होना चाहिए। सो वो सब हो सकता है बजट में। तो इस बार इवेंट हो सकता है बजट का, नॉन इवेंट नहीं हो सकता। ईरानी साहब, आपसे आखिरी सवाल ये बताइए, सन 2022 का एक सेक्टर है जहां पर आपको आउट परफॉर्मिंग रिटर्न्स मिलेंगे मुकाबले निफ्टी के? जी हमारा तो मैं 2 बता देता हूँ आपको, एक नहीं, क्योंकि हम लोग भी ओवरवेट है सेक्टर में, सो आई विल नॉट हाइड दैट फ्रॉम यू। तो 2 सेक्टर जो हमें अच्छे लगते हैं, वो एक है बैंकिंग, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, और दूसरा है आईटी। ये 2 सेक्टर में अच्छे पैसे बन सकते हैं। बैंकिंग ने सन 2021 में थोड़ा निराश किया है, और खासकर इंश्योरेंस स्पेस में, लेकिन ईरानी साहब हमेशा एक बहुत बढ़िया बॉटम अप पिकर हैं, और यहां पर वो उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया रिटर्न्स मुकाबले निफ्टी और ब्रॉड इंडिसेस के प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में दिखेंगे, और आईटी की बाहर तो आपको तेज होती हुई दिखेगी। दिनशॉ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला। हीलियोस कैपिटल के सारे निवेशकों को, शेयर होल्डर्स को, एम्प्लॉइज को, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सन 2022 की। हम लोग उम्मीद करते हैं जो रिटर्न्स आपने अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं सन 2021 में, उससे बेहतरीन रिटर्न्स अगले साल आपको आते हुए दिखेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। चलिए आपको जी, थैंक यू। अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं निफ्टी को। दिन के उच्चतम लेवल पर आपको निफ्टी 17,250 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वीकली मंथली एक्सपायरी वाले दिन फिलहाल 34 अंकों का इजाफा है। एल&टी, ग्रासिम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले जैसे काउंटर्स, साथ साथ इन्फोसिस और टीसीएस जैसे स्टॉक्स आपको मदद करते हुए दिख रहे हैं फिलहाल निफ्टी की। अब ऐसा करते हैं, आपको जुड़वाते हैं एक बहुत ही जाने माने शख्स से। आप हैं अभिषेक कोठारी साहब। बहुत ही बखूबी तरीके से अभिषेक जी बैंकिंग को ट्रैक करते हैं,
और टीवी 18 हमारी जो सिस्टर चैनल है उससे संबंध और ताल्लुक़ रखते हैं। कोठारी साहब की अगर आप एक्सेल शीट देखें जिसमें वो सारे अर्निंग्स टाइप करते हैं तो वो कई कॉलम्स दूर आपको उनकी टेबल पर चलती हुई दिखेगी। पैनी नज़र रखते हैं बाजार पर और अब वो आपको बताते हुए दिखेंगे कि सन 2021 में जितने फेरबदल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में हुए, मर्जर्स, एक्विजिशंस, अधिग्रहण, उन सब पर अभिषेक जी चर्चा करते हुए दिखेंगे। नमस्कार कोठारी साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार सर। 2021 में ना कोविड के कारण बहुत सारे मौके मिले हैं शादियों के लिए, टू द लेंडर्स उनको बहुत अपॉर्चुनिटी मिला है कि बहुत सारे लेंडिंग को ये लोग ले पाए हैं इस साल। और इसके कारण क्या हुआ कि कुल करीबन 13 शादियां देखने को मिले हैं इनके कारण। और उसके लिए हम आपको यही बताना जा रहे हैं कि कोविड ने कई कंपनियों की बैलेंस शीट पर गहरा असर डाला है। उनमें से कहीं स्ट्रेस इतना बड़ा था कि कंपनियों के लिए नॉर्मल बिजनेस चलाना मुश्किल हो गया था 2021 में। सो इन्हीं हालात में बदलाव लाते हुए कई सौदे हुए और हम इसे बीएफएसआई सेक्टर में संगन कह रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में डीएचएफएल की हालत सबसे ज्यादा खस्ता हुई थी। ये दूसरे लेंडर पर भी असर डाल रहा था जो जिन्होंने इनको पैसा दिया था। फाइनेंशियली कंडीशन इसका इतना खराब हो गया था कि लास्ट में इसका मर्जर पिरामल एंटरप्राइज के साथ हो गया जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में एक्सपैंड करना चाहता ही था। दूसरा शादी मैं बात करूंगा मैक्स लाइफ का, जो बहुत सालों से बिकने के लिए तैयार था। फाइनली उसने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप कर ली या शादी कर ली। एक्सिस बैंक ऑलरेडी उसका बैंक एश्योरेंस पार्टनर था और एक्सिस बैंक के सीईओ को इंश्योरेंस सेक्टर में कारोबार एक्सपैंड करने के लिए यह साथ मिल गया। उसके साथ हम बात करते हैं श्रीराम ग्रुप एंटिटीज में, जहां पे उन लोगों ने इन्वेस्टर के पसंद अनुसार रीस्ट्रक्चरिंग किया जिसके कारण श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस को श्रीराम ट्रांसपोर्ट में मर्ज कर दिया गया। लेकिन एक बड़े निवेश को ऑप्शन एग्जिट देना था इसमें, इसीलिए यह जरूरी था कि इनका यह संगम हो। 2015 में आईएनजी वैश्य बैंक को खरीदने के बाद कोटक इस साल वापस से शॉपिंग के लिए आया और उसने अपने ग्रुप एंटिटीज द्वारा 2 ऑटो फाइनेंसिंग कंपनीज में खरीदारी करी। सिटी के कंज्यूमर बिजनेस को भी खरीदने की इसकी बहुत इच्छा है और यह दौड़ में ऑलरेडी लगा हुआ है एक्सिस बैंक के साथ। लक्ष्मी विलास बैंक के लिए भी कई दावेदार इस साल आए। इंडिया बुल्स हाउसिंग ने तो उसमें स्टेक भी लिया था पहले करीबन 5%, लेकिन फाइनली डीबीएस के साथ यह सौदा फाइनलाइज हुआ। आपके म्यूचुअल फंड सेक्टर में भी कई सौदे हुए जिनमें से सबसे अहम सौदा रहा सुंदरम म्यूचुअल फंड का, जिन्होंने प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड को खरीदा। एचएसबीसी म्यूचुअल फंड ने एलएनटी म्यूचुअल फंड को अपना बना लिया। ऑनलाइन इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म ग्रो ने इंडिया बुल्स हाउसिंग के ग्रुप एंटिटी इंडिया बुल्स म्यूचुअल फंड को खरीदा, कारोबार खरीद लिया और उसके बाद ओक वाइट कैपिटल ने यस म्यूचुअल फंड को लिया। और आपको इंश्योरेंस सेक्टर में भी बहुत सारे शादी सौदे देखने को मिले जहां पे एचडीएफसी लाइफ ने एक्साइड लाइफ को अपना बना लिया। साथ ही साथ में भारतीय एक्सा जनरल ने एक और एक्विजिशन किया। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के साथ उनका एक्विजिशन हुआ। 2021 में बीएफएसआई सेक्टर में कम से कम 12 से 13 शादियां हुई और ये यहीं पे सिलसिला खत्म नहीं होगा क्योंकि 2022 में भी कई बड़े सौदे आने की उम्मीद है। जी, इन बड़े सौदों को हम लोग ट्रैक करते हुए दिखेंगे जनवरी के महीने में। कोठारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और बहुत ही इंटरेस्टिंग साल जो आपने सन 2021 में बीएफएसआई स्पेस का देखा, अभिषेक जी ने उसका बहुत सुंदर और अच्छा वर्णन किया। अब ऐसा करते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स को यहीं समेटते हैं और कमान संभलवाते हैं नीरज वाजपेयी साहब को। नीरज जी, आपके आते ही ताबड़तोड़ तेजी बाजार में शुरू होती हुई दिन के उच्चतम लेवल पर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 17,261। ओवर टू यू। या बिल्कुल 17,268-60 के आसपास ट्रेड करा निफ्टी और सेंसेक्स में भी करीब पौने 200 पॉइंट की तेज़ी बनती हुई यहाँ पे दिख रही है। मिड कैप हालांकि थोड़ा सा भी सुस्त है, लेकिन उम्मीद है कि उनमें भी तेज़ी लौटेगी क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में ज़्यादातर शेयरों में खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है। तो साल का अंत भी बेहतरी के साथ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालांकि आज एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा बहुत
उतार चढ़ाव होता रहेगा। लेकिन चलिए शुरू करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सुर्खियों के साथ।